नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया-गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको आरडब्ल्यू या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। हर शहर में सेक्टर, बिल्डिंग और कॉलोनियों से बनता है। इन सेक्टरों और कॉलोनियों की देखरेख में आरडब्ल्यू यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अहम रोल होता है। कॉलोनी के विकास देखभाल के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के किसी पॉकेट में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सुरक्षा जैसे मसलों के लिए निवासियों का एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यू कहते हैं। आरडब्ल्यू किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक समूह है। ये उस सोसाइटी के रोजाना के कामकाज पर नजर रखता है। नया रियल एस्टेट कानून कहता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर ही आरडब्ल्यूए वहां रहने वाले लोगों को सौंप देना होगा। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। आरडब्ल्यूए से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से आज जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी हैं। विद्योत्मा जी आपको आरडब्ल्यूए से जुड़ी तमाम कानून नियम बताएंगी, उसकी जानकारी देंगी। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 0120612793 इसके अलावा एक और नंबर है 0120612793 इन नंबर्स पर कॉल करके आप आरडब्ल्यूए से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी पूछ सकते हैं। चलिए, आज के हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए आपसे आरडब्ल्यूए जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की कानूनी परिभाषा आपसे समझना चाहेंगे विद्योत्मा जी। ये क्या होता है, इसके कानून के अंतर्गत इसको कैसे परिभाषित किया गया है? आरडब्ल्यूए मीन्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जो इसके नाम से हम सीधा जो डिराइव करते हैं वो यही है कि ये रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए उनके जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और इसमें इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फैसिलिटीज के टूवर्ड्स ही होता है, जैसे ड्रेनेज, इंटरनल रोड्स, इम्प्रूवमेंट इन एमिनिटीज और ऐसी जितनी भी फैसिलिटीज सोसाइटी में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एक सोसाइटी जो किसी भी स्टेट में हो सकता है, और दिल्ली और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि स्पेशली अब सोसाइटीज जहाँ पर बन रही हैं नई सोसाइटीज, उनमें ये लागू होता है। ठीक है, ये तो रही परिभाषा। विद्योत्मा जी, कब जो है आरडब्ल्यूए का गठन होना चाहिए, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? कितने समय में इसका गठन कर देना चाहिए? और साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया भी समझना चाहेंगे कि इसको बनाने की जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है? आरडब्ल्यूए के लिए एक निर्धारित समय जो बनाया गया है, स्पेशली जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, उसके तहत इसको देखा जाता है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है। तो अभी अपकमिंग कॉन्सेप्ट मानकर इसको अभी डिस्कस किया जा रहा है। तभी हम आज यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत लोगों को क्योंकि सोसाइटीज के बारे में जरूरत नहीं पड़ती है तो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट अब क्योंकि ज्यादातर लोग सोसाइटीज में जा रहे हैं रहने के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है। और ये इसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। जब बिल्डर जो है पोजेशन देता है बुकिंग के बाद, बुकिंग के टाइम ही 3 मंथ्स के अंदर आरडब्ल्यूए बना देना होता है। और उसमें सब कुछ देखा जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या वहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हो, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो कोई भी ऐसी समस्या है सोसाइटी की, या फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होनी चाहिए, या उसमें कोई अवरोध आ रहा है, उसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी माना गया है। और इसकी अगर प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग में कॉन्स्टिट्यूशन तो एक इलेक्शन होता है सोसाइटी में, और उसके इलेक्शन होने के बाद जिसमें प्रॉपर वे है इलेक्शन का, एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसमें किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो किसी को इलेक्शन कमिश्नर, ये सब बनाकर एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराया जाता है, जिसमें ये भी देखा जाता है कि कौन से रेजिडेंट्स हैं उसमें एलिजिबल वोटिंग के लिए, किसका नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है या किसका नाम नहीं आ रहा है, किसके ड्यूज क्लियर है नहीं है, ये सारा देखते हुए एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होल्ड करके इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
विद्युत्मा जी, आरडब्ल्यूए के कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन से मसले हैं जो उसके क्षेत्र से, उसके दायरे से बाहर रहते हैं? मतलब अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको आरडब्ल्यू हैंडल नहीं कर पाएगा, वो कौन कौन सी चीजें हैं? आरडब्ल्यू एक प्राइवेट बॉडी है, तो वहाँ पर जो प्राइवेट बॉडी के लिए हर चीज को डील करना मुश्किल होता है। जैसे कई बार जो चीज डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत या जो डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत, तो उन चीजों को वो हटाकर उसको साइडलाइन करके ही चलते हैं, क्योंकि उसको अगर मेंशन करेंगे और उसका एरिया वाइड हो जाएगा। ऑलरेडी इसका एरिया बहुत वाइड है जिसमें जो सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड है, उसको हटाते हुए और जो चीजें आरटीआई के तहत नहीं ली जा सकती हैं, जो जैसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट का जो एनुअल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का के बाहर जो कुछ भी आता है जिसको ऑडिट नहीं किया जा सकता है, जिस इस तरह की फंडिंग है जिसके अकाउंट से देखे जा सकते हैं, उसको छोड़ते हुए वो उसके पर्वी में नहीं आता है। अब अगर हम आरडब्ल्यूए के रूपों की बात करें तो कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से इसके रूप रहते हैं? कितने तरह का आरडब्ल्यू रहते हैं कहीं भी? आरडब्ल्यू रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन सेवरेबल आरडब्ल्यूएस होते हैं। ABN टाइप के आरडब्ल्यूएस होते हैं, CND टाइप के होते हैं, F टाइप, R टाइप, सेवरेबल सर्विसेज एंड नॉन सेवरेबल सर्विसेज, ओवर टाइम यूटिलिटीज, जनरल क्वेश्चन जो आरडब्ल्यू के तरफ होते हैं, जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह के आरडब्ल्यूएस होते हैं। अब सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है विद्युत्मा जी ये कि अक्सर यही सबके जहन में आता है कि जो आरडब्ल्यू होते हैं वो काम तो करता है, लेकिन उस काम को करवाने के लिए, उस काम को करने के लिए उसके पास फंडिंग कहाँ से आती है? पैसा उसके पास कहाँ से आता है? कैसा वो पूरा जो पैसा है वो कलेक्ट करता है, कैसे उसको खर्च करता है, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? आरडब्ल्यू के फंड जो है एक रिक्वेस्ट लेटर काउंसलर को जाता है, उसके थ्रू आता है। ULB दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज, MP, और इस तरह के जितने सोर्सेज आप जो भी स्टैंडिंग कमेटी होती है कॉर्पोरेशन से, जो वहाँ से जो प्रपोजल देकर वहाँ से बिल पास कराए जाते हैं, उसके अलावा उसकी एक शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट होता है, और उस बैंक अकाउंट में सारे फंड, जैसे अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें मेंटेनेंस देना होता है, वो भी फंड में ही आता है। तो इस तरह से जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसका रिपोर्ट रिकॉर्ड, तो उसकी ऑडिटिंग भी होती है, तो ये सारा उससे पता चल जाता है। और ये गवर्नमेंट बॉडीज से, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हो या जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, काउंसिलर्स हो, MPs हो, इनसे भी फंड लेते हैं। अब अगर इसके चुनाव प्रक्रिया की हम बात करें तो कैसे इसकी चुनाव प्रक्रिया होती है? कौन इसको चुनता है? कौन कौन इसके सदस्य होंगे? ये सब कैसे किया जाता है और इसकी वैधता भी क्या रहती है, वो भी जरा समझाइए। इलेक्शन जो होता है, इसमें इलेक्शन का ये है कि 3 इयर्स का टेन्योर होता है। इलेक्शन का प्रोसेस यही है कि या तो हैंड रेज करके लोग अपना कर लें या फिर सीक्रेट बैलेट से करें। तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है, फिर वहाँ पे 30 डेज का नॉमिनेशन पीरियड दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद, और उसके बाद सोसाइटी का एक प्रॉपर लिस्ट बनती है, कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है, किसके ड्यूज क्लियर है, किसके नहीं है, NOCs किसे लेने हैं, कौन अपने टेनेंट्स को ऑथोराइज कर रहा है। सारी चीजें देखने के बाद और एक टेंटेटिव डेट और लिस्ट निकाली जाती है, और एक उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है डेट देते हैं इलेक्शन के लिए, इस दिन को आपका इलेक्शन होल्ड किया जाएगा। उस दिन इलेक्शन होता है, फिर रिजल्ट के बाद इसकी अनाउंसमेंट होती है। ये जनरल प्रोसीजर जो होता है इलेक्शन का, उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इसको लेकर कई और सवाल भी हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे आपसे, पूरी इसकी प्रक्रिया समझेंगे। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
के बाद स्वागत है आप सभी का लीगल हेल्पलाइन में। आज बात आरडब्ल्यूए से जुड़े जो भी कानूनी प्रावधान हैं, जो भी इसको लेकर लीगल प्रोस्पेक्टस है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत मझा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं इसी को लेकर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कई बार विद्युत मझा जी ये भी देखने को मिलता है कि जो बिल्डर होता है वो आरडब्ल्यूए पर कब्जा छोड़ना ही नहीं चाहता। इन हालातों में जो सोसाइटी के लोग हैं या जो भी वहां की आम जनता है वो क्या कर सकती है? बहुत आरडब्ल्यूए की इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो सारा कुछ जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड है या फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज हो आसपास या कोई इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ कॉजेज लाइक ड्रग अब्यूज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, सब कुछ आरडब्ल्यूए करता है। तो आरडब्ल्यूए को अगर बिल्डर नहीं दे रहा है पोजेशन तो उसके लिए पहले तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। अगर वहां से नहीं होता है देन कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कुछ सेक्शन है 317 एक्सेट्रा, उसके तहत कर सकते हैं। और जब आरडब्ल्यू निवासियों के अगर हितों का हनन हो रहा हो, उनको अगर जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान ना हो रहा हो या परेशानियां कोई पैदा करता है तो निवासी क्या कर सकते हैं? क्या रजिस्ट्रार से भी शिकायत की जा सकती है इसकी? जी, रजिस्ट्रार से शिकायत की जा सकती है, थ्रू किया जा सकता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रस्टीज। ये सारे डिटर्मिन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सोसाइटी का होता है उसमें कहाँ डिफॉल्ट हो रहा है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए गवर्निंग बॉडी के अंदर जो कि उस तरह के सिचुएशंस को डील करे, हैंडल करे और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जब आरडब्ल्यूए पर कोई संगीन आरोप हो, जैसे एक्सटॉर्शन का हो, रिश्वत का हो या थेफ्ट ऑफ फंड्स का हो, तो पुलिस से शिकायत की स्थिति बनती है? ये भी बताइए जरा। हाँ, बनती है। पुलिस से शिकायत की स्थिति जैसे मैं अभी कह रही थी, तो ये ट्रबलसम सिचुएशन जब भी होती है तो पुलिस से शिकायत की स्थिति आ ही जाती है और तब आप एफआईआर कर सकते हैं। सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत वहाँ के एसएचओ जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर आप कर सकते हैं और उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते हैं। सेक्शन 383, 171B, 378 आईपीसी एक्सेट्रा। जब आरडब्ल्यू में वित्तीय अनियमितता का मामला हो तो कहा जाता है कि रेमेडी ऑफ अमेंडमेंट का सहारा लेना चाहिए। ये क्या है विद्युत्मा जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। रेमेडी ऑफ अबेटमेंट जो है ना, ये रजिस्ट्रार जो होते हैं सोसाइटी के, उनके पास जो आपके कॉन्ट्रैक्ट या डेट्स है जो पेएबल होते हैं आरडब्ल्यूए की तरफ से, वो उसके लिए रेजिडेंट जो है जब ओवर चार्ज किया जाता है, उसे लगता है कि हम सर्विसेज के लिए रॉन्गली चार्ज किए जा रहे हैं, हमसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या हमें गलत तरीके से पैसे की डिमांड हो रही है, तो वो रेमेडी ऑफ अबेटमेंट का प्ली लेते हुए सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार होते हैं वहां तक जाते हैं और उसका मतलब यही होता है, वो जब इन्वोक किया जाता है तो उसका मतलब होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वो जो कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास जाती है तो वो रजिस्ट्रार जो है उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं और उसके बाद अमेंडमेंट तक करने की बात होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स ऑफ आरडब्ल्यूए जो है वो सेक्शन 12 और 12A के तहत इसकी बात करता है। ठीक है। जब आरडब्ल्यूए किसी निवासी को हानि पहुंचा रहा हो, रेमेडी ऑफ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तब क्या होता है? ये भी एक प्रावधान है सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, जहाँ पर एक जब आरडब्ल्यूए किसी चीज को कोई ऑर्डर या डिग्री को रिफ्रेन करता है और किसी स्पेसिफिक एक्ट से रिलेटेड हो तो जो कि इंजूरियस हो, रेजिडेंट को किसी तरह की हानि पहुंचती हो, उसके लिए है। तो ये इंजंक्शन कोर्ट देती है इस ग्राउंड पर कि किसी भी तरह का इरेपरेबल डैमेज हुआ हो या जो किसी भी तरह की इंजरी हुई हो और जो इंजंक्शन जनरली प्रिवेंटिव, रिस्ट्रेनिंग, प्रोहिबिटरी होते हैं नेचर में, तो उन चीजों को रोकने के लिए होता है। अगर एक्सट्रीम केस है, अगर पुलिस के पास जाना पड़ता है या एसडीएम के पास जाना पड़ता है तो फिर अलग बात होती है, नहीं तो कोर्ट से इंजंक्शन मिलता है। टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी के तहत मिल जाता है। बिल्कुल विद्युत्मा जी, आरडब्ल्यूए से जुड़ी तमाम जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की, उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम में जुड़ी। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।